Hello everyone. In this lecture, I will discuss section 250B. MPLRC की सीरीज़ चल रही है. इसके पहले मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं. आपको इस चैनल पे MPLRC की प्लेलिस्ट में दोनों सेक्शन मिल जाएंगे. दोनों सेक्शंस चैप्टर 18 से ही हैं. चैप्टर 18 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड पीडी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 248 एंड सेक्शन 250 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. सेक्शन 250A डिलीट हो चुका है 2018 अमेंडमेंट से. तो हम देखते हैं 250B. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में कि ये सेक्शन प्रीलिम्स 2019-2018 प्रीलिम्स में पूछा गया है. ओके और ये इंसर्ट हुआ है MPLRC में इन द ईयर 1988. तो पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है. ये कहता है फेलियर टू वेकेट लैंड इन फेवर ऑफ अलॉटी ऑफ लैंड टू बी एन ऑफेंस. ओके मतलब किसी अलॉटी के फेवर में अगर कोई व्यक्ति लैंड वेकेट नहीं करता, मतलब किसी अलॉटी के फेवर में कोई ऑर्डर पास हो चुका है कि आपको उसके फेवर में ऑर्डर है इसलिए लैंड को वेकेट करना है, और वो वेकेट नहीं करता, मतलब जो भी व्यक्ति उसमें अनऑथराइज्ड पोजेशन से रह रहा है, जिसकी अनऑथराइज्ड पोजेशन है, वो वेकेट नहीं करता, तो उसका क्या ऑफेंस होगा ये इस सेक्शन में बताया गया है. सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ अ पर्सन टू whom land has been allotted in भूमि स्वामी right or as a government lessee under a patta granted to him in accordance with a scheme of distribution or disposal or allotment of land under executive powers of the state government as may from time to time be adopted or sponsored by the state government or any such scheme under any enactment for the time being in force, and such person has not been able to take actual possession of the land so allotted to him, he may apply to the Tehsildar for putting him in actual possession of land allotted to him under the patta granted to him. ओके सो ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति या तो वो एज अ भूमि स्वामी राइट या गवर्नमेंट लेसी किसी के भी फेवर में लैंड अलॉट हो चुकी है एज अ भूमि स्वामी राइट और गवर्नमेंट लेसी अंडर द पट्टा ग्रांटेड टू हिम, जो पट्टा उसको ग्रांट हुआ है उसके अकॉर्डेंस में, ठीक है, या किसी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, या कोई डिस्पोजल ऑफ और अलॉटमेंट ऑफ लैंड जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के तहत हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. और अगर कोई इनेक्टमेंट से कोई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो उसके तहत अगर कोई लैंड किसी भूमि स्वामी किसी को एज ए भूमि स्वामी राइट या गवर्नमेंट लेसी के कॉन्टेक्स्ट में अलॉट की जा चुकी है, ठीक है, और वह व्यक्ति उस लैंड की एक्चुअल पोजेशन नहीं लिया है, ओके उसने अभी तक एक्चुअल पोजेशन नहीं ली है लेकिन अलॉटमेंट उसके फेवर में हो चुका है, तो वो तहसीलदार को अप्लाई करेगा, ठीक है, कि मुझे एक्चुअल पोजेशन ऑफ लैंड में रखा जाए. ओके फिर से समझते हैं. ये कहता है कि किसी के भी फेवर में, अब वो हो सकता है स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, अलॉटमेंट के तहत, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट अपना यूज़ करके उस तहत किसी भी कारणवश किसी भी मीडियम से अगर किसी भी लैंड में किसी व्यक्ति को भूमि स्वामी राइट देता है, गवर्नमेंट लेसी के राइट्स देता है, लेकिन वो अलॉटमेंट होने के बाद भी वो एक्चुअल पोजेशन में नहीं जाता है, तो वो तहसीलदार को अप्लाई कर सकता है. तो प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या बनता है कि किसको अप्लाई करेगा? तहसीलदार को अप्लाई करेगा कि उसको एक्चुअल पोजेशन में रखा जाए, ठीक है, उसको दिया जाए, पट्टा उसे ग्रांट किया जाए. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? On receipt of the application, the तहसीलदार shall by an order in writing issue a direction. तहसीलदार क्या करेगा? लिखित ऑर्डर, जिसे हम स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, डायरेक्शन इशू करेगा कि जो भी व्यक्ति उस लैंड में फिलहाल रह रहा है, पर्सन इन पोजेशन जो भी है, वो वेकेट करे लैंड को फोर्थविथ, मतलब इमीडिएट इफेक्ट से, या फिर in the event of any person obstructing the taking over of possession or delivery of possession to such person to remove such obstruction to enable delivery of possession. या कोई व्यक्ति उस भूमि स्वामी को या
गवर्नमेंट लेसी को उस पोजीशन में आने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो तहसीलदार ऑर्डर करके उसको रिमूव करेगा उस ऑब्स्ट्रक्शन को, एंड ऑन हिज वेकेटिंग द लैंड और रिमूविंग द ऑब्स्ट्रक्शन डिलीवर करेगा एक्चुअल पोजेशन। ठीक है, किसको? भूमि स्वामी को या गवर्नमेंट लेसी को। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? तो अगर आप देखें यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल बनता है प्रीलिम्स में, लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी दोनों में। ये क्या बोलता है? द तहसीलदार में इफ़ नेसेसरी, अगर तहसीलदार को लगता है कि ज़रूरत है वो फोर्स यूज़ कर सकता है, इंक्लूडिंग व्हाट, पुलिस फोर्स को भी यूज़ कर सकता है, एज मे बी नेसेसरी टू पुट द अलॉटी इन एक्चुअल पोजेशन, अलॉटी को एक्चुअल पोजेशन में रखने के लिए। सबसेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है। ये कहता है इफ़ द पर्सन टू होम डायरेक्शन इज इशूड अंडर सबसेक्शन 2 फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine or with both, and such non-compliance of direction is a continuing one with further fine which may extend to 100 rupee for every day after the first, during which the non-compliance is proved to have been persisted in। ये बोलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो सबसेक्शन 2 में दी गई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी? 3 साल की होगी, उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और अगर वो जो ऑफेंस कर रहा है अगर वो कंटिन्यूइंग है तो जो फाइन है वो हर रोज़ का, प्रतिदिन का 100 रुपये मतलब 100 रुपीज़ पर डे का भी हो सकता है। सबसेक्शन 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है वो क्या बोलता है कि द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब हम जानते हैं सीआरपीसी के तहत, मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और उसमें बेल ग्रांट नहीं होगी। इट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ से भी प्रीलिम्स का सवाल बनता है। तो ऐसा कि स्टार्टिंग में मैंने इस सेक्शन में कहा कि मेंस का सवाल नहीं बनता है यहाँ से, बट दिस इज़ नॉट द लाइक आई एम नॉट द वन हु इज़ मेकिंग द पेपर, राइट? सो प्रोबेबली क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको 1-2 बार देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने बैरिक में मार्क कर दीजिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे शॉर्ट लिख सकते हैं, तो आप रिकॉल करने में आपके लिए ईजी होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।